ओके देखो, डी ब्लॉक एलिमेंट की बात करें तो डी ब्लॉक के एलिमेंट का साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है, और क्योंकि अगर हम बात करते हैं तो डी ब्लॉक के एलिमेंट पी के कंपैरिजन में थोड़े से बड़े रहते हैं, पर एस से तो छोटे है ना, एस से तो छोटे ही है ना, तो नंबर ऑफ बॉन्ड से बना सकते हैं। साइज छोटा होने की वजह से कॉन्ट्रैक्शन भी आती है, लैम्फेनॉइड और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शंस भी आ जाती है। साइज छोटा होने से ऑटोमेटिकली इनका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। एंड थर्ड, इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल रहते हैं, क्योंकि अगर आप देखो मेजॉरिटी ऑफ द एटम्स है जिनमें D1, D2, D3 है या D7 है या D6 है, लास्ट के 3, सेकेंड लास्ट और मिडिल के 2, वही तो मिडिल वाले भी 2 पूरे भरे हुए थोड़ी है, बस जिंक वाली लाइन और जिंक से पहले वाली लाइन ही तो है जो पूरी भरी हुई है, 3D10 जिंक और कॉपर वाली लाइन है ना। उसके पहले तो सारे के सारे सब में डी में स्पेस है, और जितना स्पेस है, अगर एक इलेक्ट्रॉन के लिए स्पेस है तो एक बॉन्ड बनेगा। और आप स्कैंडियम वाली लाइन देखो, कितने इलेक्ट्रॉन के लिए स्पेस है डी में, 9 इलेक्ट्रॉन्स के लिए स्पेस है यार, तो 9 बॉन्ड्स भी बन सकते हैं। सो आप सबको समझ में आया है कि एलिमेंट इतने सारे बॉन्ड्स क्यों बना रहा है? बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। वो इतने सारे बॉन्ड बना रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग होगा। वीक कैसे हो? मैंने आपको बताया था, एज मच द नंबर ऑफ बॉन्ड, एज मच द हीट or the energy you are supposed to give to break the bond, and the compound is obviously quite stable. And here the bond is actually very special bond. You will learn in next chapter, which will the coordination covalent bond. Coordinate bond we कहते हैं in short उसको, coordinate covalent bond. So you will learn later on in next chapter, which is actually a very stable bond. समझ आ गया? नेक्स्ट क्या होगा? छोटी क्लास में पढ़ाएगी, मतलब मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड बना सकते हैं। वो तुमने जो छोटी क्लासेस में पढ़ा कि एक एटम मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड बना सकता है, वो हम तब पढ़ रहे थे जब हमने छोटी क्लासेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ शेल्स को पढ़ा। अब हम बहुत डीपर आ चुके हैं, हम सब शेल्स की बात कर रहे हैं। और हमने छोटी क्लासेस में अगर हमने पढ़ा तो हमने सिर्फ कोवेलेंट और हमने सिर्फ आयनिक बॉन्ड्स पे डील किया था, और कोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ हमारे मेन शेल्स पर काम कर रहे हैं। बट यहाँ हम सबशेल में घुस चुके हैं, हम बात सबशेल्स की कर रहे हैं, और हम कोवेलेंट और आयनिक से बढ़कर एक नए बॉन्ड की भी बात कर रहे हैं। दैट इज व्हाई हम स्ट्रैटेजी में थोड़ा सा ऊपर आ चुके हैं। ठीक है, बड़ा गुड क्वेश्चन। सेकेंड पर आए तो टेंडेंसी टू फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, पक्का? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जब भी अरेंज होते हैं तो उनके अरेंजमेंट पे ऐसे छोटे छोटे स्पेसेस बनते हैं, जिन स्पेसेस को हम लोग कहते हैं इंटरस्टिशियल साइट्स। और इन इंटरस्टिशियल साइट्स पर कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन या बोरोन या एल्यूमिनियम या एटसेट्रा पी ब्लॉक के छोटे छोटे एलिमेंट्स यहां पर आके वो इस गैप को फिल कर देते हैं। और क्योंकि इनके पास एक गैप बनता है और एक गैप फिलिंग होता है, इसीलिए एक अलग टाइप के स्पेशल कंपाउंड्स हुए जो डी ब्लॉक बनाता है, which is we call the interstitial compound. Now the question comes in your mind, if you are a real student, that S ब्लॉक में क्यों नहीं होता ऐसा? S में D और P दोनों घुस सकते हैं, वो तो सबसे बड़े एटम्स लेके बैठे हैं। Yes or no? है ना? पर S ब्लॉक की बात करें तो पहली बात तो वो रिएक्टिव मेटल्स है, और इतने रिएक्टिव मेटल्स हैं वो स्टेबिलिटी वाले स्टेट में ही नहीं होती कि उनके बीच की जगह पर कोई एटम आए। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट में से नहीं आते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज कैटलिस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। आप देखेंगे मेजॉरिटी ऑफ कैटलिस्ट आपने क्या क्या पढ़ा? आपने आयरन एज अ कैटलिस्ट पढ़ा, मॉलिब्डेनम एज अ कैटलिस्ट पढ़ा है, प्लैटिनम पढ़ा है कैटलिस्ट, निकेल पढ़ा है कैटलिस्ट, पैलेडियम पढ़ा है कैटलिस्ट, वेनेडियम ऑक्साइड पढ़ा है कैटलिस्ट। वो तो एक रिएजेंट, कैटलिस्ट नहीं है। KMnO4 and K2Cr2O7 are the oxidizing agent. They are actually taken in the reaction in which reactant supposed to be oxidized. So they are oxidizing agent. We call them reagent. There is a difference between a catalyst and a reagent. What a reagent do? Reagent help to perform a particular task, and it is there
for the reactant only. But for a catalyst, it is supposed to complete the overall reaction very early. Catalyst is actually increasing the rate of the reaction. But KMnO4 and K2CR2O7 is not increasing the rate of reaction. We are using the reaction to perform a particular task like oxidation or reduction. They are not increasing the rate of the reaction. Okay? ऑक्सीडेशन कराने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करते हैं, रिडक्शन कराने के लिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड C2H5OH Na ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट्स का यूज करते हैं. पर कैटलिस्ट क्या होते हैं, ध्यान से सुनना. कैटलिस्ट की कभी कोई डेफिनेशन पूछे तो आपको बताना है कैटलिस्ट ऑल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन. प्लीज डोंट मेंशन ये हमेशा इंक्रीज नहीं करते हैं, क्योंकि कुछ कैटलिस्ट पॉइजन भी होते हैं. पॉइजन आप पढ़ेंगे कभी आगे जाके, वो हमारी रिएक्शन रेट को स्लो भी करते हैं. कभी कभी हमें रिएक्शन रेट को स्लो भी करना पड़ता है, तो इट डजंट डिमांड ऑफ द इंडस्ट्री कि हमेशा रिएक्शन रेट बढ़ेगा, स्लो भी होगा. तो मेरी बात सबको समझ में आ रही होगी कि कैटलिस्ट क्या है, जो रिएक्शन के रेट को क्या करते हैं, ऑल्टर कर देते हैं. अब डी ब्लॉक के एलिमेंट को अच्छा कैटलिस्ट क्यों बोला जाता है, इसके पीछे कुछ रीजन है. बहुत ध्यान से पढ़ेंगे. आपको मैंने 2 रीजन लिखवाए. यस, सबसे पहले मैं सेकंड रीजन की बात करूंगी. मैंने सेकंड में लिखवाया ना सरफेस एरिया वाला रीजन. फर्स्ट में क्या लिखवाया, फर्स्ट में क्या लिखवाया. यस, चलो पढ़ो. रिएक्शन इंटरमीडिएट की बात बाद में, पहले हम पढ़ेंगे सरफेस एरिया. इधर देखो, इधर देखो. अगर आपको कोई भी अच्छी स्किल आती है और आपको कोई प्लेटफॉर्म मिल जाए, तो आप अपनी स्किल को उस प्लेटफॉर्म पे दिखा सकते हैं. यस और नो, है ना. अब जैसे 2 दोस्त हैं, जैसे एक पर्सन है, वो कह रहा है मेरे तो कोई दोस्त ही नहीं है, दूसरा भी लड़का कह रहा है मेरा कोई दोस्त नहीं है. दोनों को एक प्लेटफॉर्म मिल जाए, फेसबुक या इंस्टाग्राम, तो फिर दोनों एक दूसरे को हम फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के वहां पे बातें शुरू कर सकते हैं. ऐसे ही तो ये कैटलिस्ट है. ये एक सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं जहां पे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्लोज आते हैं, तो कुछ नए बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं और पुराने बॉन्ड्स टूट जाते हैं. तो अगर इतनी बड़ी सरफेस किसी और की होती तो बनते ना वो कैटलिस्ट, पर वो सरफेस एरिया प्रोवाइड नहीं करते. और ये कितना अच्छा सरफेस एरिया है कि खुद रिएक्ट नहीं कर रहा, ये खुद उनसे रिएक्ट नहीं करता, बल्कि उन्हें अपनी सरफेस के ऊपर रिएक्ट करवाता है. ऐसा क्लियर. तो अच्छा सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं. फर्स्ट. सेकंड में मैंने लिखवाया इसको. सेकंड हमने पढ़ा रिएक्शन इंटरमीडिएट. बेटा इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना. अगर आप लोगों ने ना पढ़ लिया होता ना केमिकल काइनेटिक्स, तो मुझे समझाने की जरूरत ही नहीं होती रिएक्शन इंटरमीडिएट. बट इसका मतलब ये नहीं कि उसको दीदी पहले पढ़ाते थे. देखो ध्यान से, एक रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट से बन रहा है हमारा प्रोडक्ट. कुछ ध्यान होगा अगर स्कूल वगैरह में आप लोगों ने पढ़ लिया होगा तो. आप देखो यहां और यहां में ये जो पीक आती है ना, इस पीक पे बनता है रिएक्शन इंटरमीडिएट. इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना. ए और बी 2 रिएक्टेंट्स है, उससे मिलकर मुझे ए बी प्रोडक्ट बनाना है. तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है जब ए के खुद के बॉन्ड्स टूटे और बी के खुद के बॉन्ड्स टूट जाए, ए आपस में ए से अलग हो जाए, क्योंकि ए अकेला तो एटम होगा नहीं, बी अकेला एटम भी नहीं होगा. तो जब एटम्स ए के अलग हो जाए, एटम्स बी के अलग हो जाए और आके दोनों मिल जाए, इस बीच में कैटलिस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. कैसे? कैटलिस्ट क्या कहता है कि चलो मैं दोनों के साथ बॉन्ड बना लेता हूं, जिससे ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे. तो इसे कहते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट. अदरवाइज इनको टाइम लगता है, ऐसा नहीं है ये दोनों जोड़ नहीं पाते. अदरवाइज क्या होता है, एक मिनट, अदरवाइज अगर कैटलिस्ट नहीं होता तो क्या होता, कैटलिस्ट नहीं होता तो क्या होता, ध्यान से देखना. ए के बॉन्ड टूट रहे होते, बी के बॉन्ड भी, और ए बी के बन रहे होते. मतलब ये ब्रेकिंग बॉन्ड्स है और ये फॉर्मिंग बॉन्ड्स. ऐसा होता पर इस प्रोसेस को होने में, इसलिए ये पीक में ऊपर बनाया मैंने पीक. It takes time to reach. जैसे ये स्टेट आ जाती है, इसी स्टेट की बात क्यों कर रहे हो, जैसे ही हमारे रिएक्टेंट्स के पुराने बॉन्ड्स टूट जाते हैं और हमारे प्रोडक्ट्स के नए बॉन्ड बनने लगते हैं, ये जो स्टेज जितनी जल्दी अचीव होगी वो रिएक्शन उतनी फास्ट होगी. मतलब जिस रिएक्शन में
बीच वाली रिएक्शन इंटरमीडिएट स्टेट जितनी जल्दी आएगी वो रिएक्शन उतना ही फास्ट हो जाएगी। और इस स्टेट को जल्दी लाने में मदद कौन करता है? कैटलिस्ट। और वो पावर किस में है? ट्रांजिशन एलिमेंट यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट। वो तो समझ में आ रहा है पक्का अच्छे से? हाँ जी बेटा। हाँ, बाद में कैटलिस्ट रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व नहीं होता, वो अपने आप ही सेग्रीगेट हो जाता है। हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। कैटलिस्ट का खुद का इतना ही रोल होता है, वो अपने आप उससे डिटैच हो जाता है, हट जाता है वहां से। तो अगर आप किसी कैटलिस्ट में थोड़ा बहुत कैटलिस्ट, किसी टेस्ट ट्यूब में थोड़ा बहुत कैटलिस्ट डाल भी रहे हैं तो उससे आपके प्रोडक्ट अलग ही बनेगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं बनेगा कैटलिस्ट का। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? पहले बोलो क्लियर सब कुछ? एक लास्ट रह गया, alloy formation. Can you give me the name of any alloy? Stainless steel. घर में क्या क्या है उसमें? निकल सब होगा, जिंक भी होगा उसमें, टाइटेनियम, टेक्नीटियम सब होगा। कार्बन होता है उसमें, कार्बन, यस, हमारे स्टेनलेस स्टील में होता है। आयरन एंड कार्बन, आयरन एंड, सिर्फ आयरन एंड कार्बन। स्टील नहीं बता रही हूँ मैं, स्टेनलेस स्टील। क्या सुनो, तो आयरन है, आयरन को पिघला लिया, या कोई और अगर हम दो मेटल या दो से ज्यादा, एलॉय क्या होता है सुनो पहले, दो या दो से ज्यादा मेटल्स का, जितने भी गोल्ड आप पहन के रखते हो ना, ये सब एलॉय है, रियल गोल्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि 24 कैरेट गोल्ड इज जस्ट अ लिक्विड। यार क्या करूं मैं? ये कॉल मुझे उठाना भी जरूरी है। मैम आज हमारी ऑनलाइन क्लास ले लो, आप लिंक भेज देना। मैम बेटा जिंदा नहीं रहा। No, we are not talking about unnecessary. हो गया। इधर देखो सभी, everybody, समझो यार वापस। गोल्ड एलॉय क्यों है यार? क्योंकि गोल्ड में ना थोड़ा, पता है गोल्ड के कैरेट्स डिसाइड करते हैं कि गोल्ड कितना प्योर है। 23 कैरेट में 24, पता है हम जब उसको इम्प्योर बना रहे होते हैं ना, इट विल डिपेंड हम कौन सा दूसरा मेटल उसमें डाल रहे हैं। तो बहुत अच्छा वाला गोल्ड वो होता है जिसमें हम लोग सिल्वर मिलाते हैं, उसका शाइन भी अच्छा है, क्वालिटी भी अच्छा है। फिर कॉपर वाला भी थोड़ा ठीक ही है, बट उसके अलावा भी लोग पता नहीं कौन कौन से मेटल्स का यूज करते हैं। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द ज्वेलर्स, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू बी डीपर इन द सेक्शन। हाँ, ओके, दैट कैन बी। तो समझ में आया आप सभी बच्चों को? क्या समझ में आया कि एलॉयज क्यों बने, इन डी ब्लॉक के एलॉयज क्यों बने? क्योंकि इनको जब हम मेल्ट करते हैं, मेल्ट करने के बाद जब कंबाइन करते हैं तो ये इनर्टली कंबाइन हो जाते हैं, कोई रिएक्शन नहीं होती। देख रहे हो, गोल्ड और कॉपर को कंबाइन करा, कोई रिएक्शन नहीं। गोल्ड सिल्वर को कंबाइन किया, कोई रिएक्शन नहीं। आयरन में निकल डाला हम लोगों ने, है ना, जिंक में निकल डाला हम लोगों ने, कॉपर में निकल डाला, कॉपर में टिन डाला, कोई रिएक्शन आपस में नहीं होती। तो ये बड़ी ही स्मूथली मेल्ट होकर कंबाइन हो जाते हैं, इसलिए एलॉय फॉर्मेशन में इनका एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? चलिए मिलेंगे हम लोग, नहीं अभी मिलेंगे। आज माइंड मेरा थोड़ा डाइवर्ट हो गया, नहीं एवरीबॉडी। मैं ये बात पूछ रही हूँ कि कॉपर जो कि 3d10 4:2 है, डी में फुलफिल होने के बावजूद भी कॉपर को हम ट्रांजिशन मेथड क्यों कहते हैं? डी फुलफिल होने 4:1, डी फुलफिल होने के बावजूद भी हम कॉपर को ट्रांजिशन इसलिए कहते हैं क्योंकि कॉपर अपने मैक्सिमम प्लेस पर +2 फॉर्म में होता है। इसका मेन रीजन यहां पर ये आता है। तो मैक्सिमम जगह कॉपर को हम +2 में ही देखने को मिलता है। तो +2 में देखने का मतलब है वो 3d9 हो गया। 3d9 होने का मतलब है इनकम्प्लीटली फिल्ड हो गया। तो वो तो आपकी बात ठीक थी कि इलेक्ट्रॉन जंप करता है और इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें, दैट इज ओके, बट हाउ वी विल राइट इन द एग्जामिनेशन हॉल? तो विल राइट इन दैट वे, कॉपर, देखो कॉपर in +2 oxidation state being more stable
+2 oxidation state being more stable. Hence, due to partially filled d orbital, it acts as transition element. Due to partial